Hello my dear student, this is my channel Genius Mentor Academy. I am Sanjeev Kumar Oja, your physics mentor. Now we'll start the chapter motion. हम अब बात करने वाले हैं चैप्टर मोशन की, और मोशन में सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि आखिर मोशन हमें क्यों पढ़ना है फॉर फिजिक्स में, कि चैप्टर क्यों इंक्लूड किया गया आपके स्टैंडर्ड से। मोशन का मीन्स ये होता है कि जब भी आप किसी चीज़ को अगर आप डेवलप करते हैं या किसी चीज़ को आप बताना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये बताना होगा कि आप उसके किसके रिस्पेक्ट में वो चीज़ बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर कोई कहता है या फिर हम ये कहते हैं कि हमारे पास मोशन को कोई ऐसी चीज़ से डिफाइन किया जाए जिससे बात क्लियर हो जाए कि मोशन किसके रिस्पेक्ट में है, तो मैं आपको बता दूं कि जब हम मोशन की बात करते हैं तो हमारा जो मोशन होगा वो टाइम के रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट को बताएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डेफिनेशन इसकी जानना चाहते हैं कि मोशन क्या है तो मैं बताऊंगा कि मोशन में बी डिफाइन एज अ व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपका कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टाइम के रिस्पेक्ट में मूव करता है, टाइम के रिस्पेक्ट में मूवेबल है वो, तब हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट किस कंडीशन में होगा, मोशन में होगा। ठीक है, अब ये मोशन की बात तो हमने क्लियर कर ली कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब आपका टाइम के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा होगा तो वो मोशन में होगा। इसका सेकंड पार्ट क्या होगा, दैट मीन्स अगर हम बात करें कि सर आपने ये तो कह दिया कि आपका जो मोशन है ये हमारा वो होगा जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम मूव करता है, तो हम अगर इसकी सेकंड पार्ट की बात करें कि अगर मोशन ये है तो इसका सेकंड पार्ट क्या होगा, इसका सेकंड पार्ट जो है वो है रेस्ट। अगर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट आपका टाइम के रिस्पेक्ट में मूव करता है तो आपका रेस्ट क्या होगा, जब आपका कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में मूव ना करता हो। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज नोन एज द रेस्ट। आपके पास दोनों चीजें हैं, मोशन भी है, रेस्ट भी है, आपने उसको बताया भी है। एक्चुअली क्या होता है कि जो रेस्ट कंडीशन होती है वो डिपेंड करती है आपके ऑब्जेक्ट के ऑब्जर्वर पर। जो ऑब्जर्वर होता है वो आपका ये देखता है कि ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट में है या मोशन में है। ठीक है, अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हो, फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं तब तो आप कहोगे कि सर हम मोशन में हैं। दूसरा, अगर आपसे बात की जाए कि आप टाइम के रिस्पेक्ट में मूव ही नहीं कर रहे हैं, आप अपनी जगह पर हो जैसे हो, तब आप कहोगे कि आप किस कंडीशन में हो, रेस्ट में हो। ठीक है, ये हमारा मोशन था और ये हमारा इसका जो सेकंड पार्ट था वो रेस्ट था। अब इस मोशन और इस रेस्ट के बाद हम बात करते हैं कि हमारा जो मोशन है वो किस तरीके से इंक्लूड होगा, उसमें क्या क्या चीजें हम इंक्लूड करने वाले हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो इसमें आप यूज करते हो, आप बुक में भी देखते हो, वो पॉइंट है रेफरेंस पॉइंट। अब मैं बताऊं आपको कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। रेफरेंस पॉइंट का मीन्स होता है एक ऐसे पॉइंट को कंसीडर कर लेना जो ये बताता है कि आपके ऑब्जेक्ट की लोकेशन क्या है, आपका ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि हमारा घर यहाँ से हमारे स्कूल से करीब 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, वो जो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस हमने बोल रखी है वो हमारा एक रेफरेंस पॉइंट है कि उस 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ही हमको वहां जाना है। तो मोशन और रेस्ट के बाद जो हमारा पॉइंट इसमें आ रहा है रेफरेंस पॉइंट, वो क्या है जरा ध्यान से समझिएगा। रेफरेंस पॉइंट हमारा वो पॉइंट होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को शो करता है। आप इसकी डेफिनेशन सुन लीजिए, रेफरेंस पॉइंट इज दैट पॉइंट विच इज शो द लोकेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। रेफरेंस पॉइंट आपका वो पॉइंट होगा जो किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को शो करेगा कि वो ऑब्जेक्ट किस लोकेशन पर है। ठीक, दैट इज द रेफरेंस पॉइंट। हमने जो अभी पढ़ा है उसमें हमने केवल अभी मोशन पढ़ा कि मोशन क्या है। हमने कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टाइम के रिस्पेक्ट में मूव करता है दैट इज नोन एज द मोशन। हमने उसके बाद रेस्ट को पढ़ा कि रेस्ट क्या है। हमने कहा व्हेन एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज नोन एज द रेस्ट कंडीशन। फिर हमने बात करी रेफरेंस पॉइंट की कि रेफरेंस पॉइंट क्या है। तो रेफरेंस पॉइंट पे हमने कहा कि रेफरेंस पॉइंट आपका वो पॉइंट होगा
जो ये बताएगा कि किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन कहाँ है, क्योंकि जब तक आप रेफरेंस पॉइंट की बात नहीं करोगे तब तक आप ना तो मोशन के बारे में बता सकते हो और ना ही उसके रेस्ट के बारे में बता सकते हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमने रेफरेंस पॉइंट पढ़ लिया है कि रेफरेंस पॉइंट आपका वो पॉइंट होगा जो आपके ऑब्जेक्ट की लोकेशन को शो करेगा। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया। अब हम रेफरेंस पॉइंट के बाद बात करते हैं, जो हमारा इसमें मेन आएगा वो है आपका डिस्टेंस। अब हम डिस्टेंस की बात करते हैं कि डिस्टेंस क्या है। देखिए, रेफरेंस पॉइंट में तो आपने कह दिया कि जो ऑब्जेक्ट की लोकेशन हमें पता चलेगी वो रेफरेंस पॉइंट है, लेकिन अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं कि डिस्टेंस क्या है और डिस्टेंस को हम कैसे बताएंगे, तो डिस्टेंस को बताने के लिए मैं आपको बता दूं कि जो हमारा डिस्टेंस होता है, एक्चुअली ये दो पॉइंटों को, एक्चुअली जो हमारे पास ये दो पॉइंट होंगे, इन दो पॉइंटों के बीच के जो एक्चुअल पाथ लेंथ को बताएगा। सपोज एक पॉइंट मेरे पास A है, एक पॉइंट मेरे पास B है, मेरे पास ये दोनों पॉइंट आ गए, पॉइंट A आ गया, पॉइंट B आ गया। इन दोनों पॉइंट A और B के बीच जो एक्चुअल पाथ लेंथ होगी, सपोज इनके बीच में एक्चुअल पाथ लेंथ है 5 मीटर। ठीक है, तो दो पॉइंटों के बीच की जो एक्चुअल पाथ लेंथ होगी वो एक्चुअल पाथ लेंथ ही क्या बताएगी, आपके डिस्टेंस को, कि डिस्टेंस आपका क्या है। ठीक है, फिर से ध्यान से सुन लीजिए, जो डिस्टेंस होगा वो एक्चुअली क्या बताएगा, दो पॉइंटों के बीच में एक्चुअल पाथ लेंथ को डिफाइन कैसे करेंगे, आप जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। डिस्टेंस में बी डिफाइन एज इट इज शो द एक्चुअल पाथ लेंथ बिटवीन द टू पॉइंट। दो पॉइंटों के बीच में जो एक्चुअल पाथ लेंथ होगा वही क्या बताएगा उसकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को। ठीक है ना, तो अगर डिस्टेंस की डेफिनेशन आती है तो आपको डिस्टेंस में ये बताना होगा द एक्चुअल पाथ लेंथ बिटवीन द टू पॉइंट दैट इज नोन एज द डिस्टेंस। दो पॉइंटों के बीच में जो एक्चुअल पाथ लेंथ आपका कंसीडर होगा वही आपका क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। दूसरा, डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट क्या होगी डिस्टेंस की, वो भी समझ लीजिएगा। इसकी एसआई यूनिट डिस्टेंस की होती है मीटर। आप डिस्टेंस को काय में मेजरमेंट करेंगे, मीटर में करेंगे। ठीक है, दूसरा, डिस्टेंस जो आपका होगा वो हमेशा कैसा आ रहा होगा, डिस्टेंस कभी भी आपका नेगेटिव में कंसीडर नहीं होगा, नेगेटिव में आप इसको कंसीडर नहीं कर रहे होंगे। इसकी वैल्यू हमेशा आप जब ले रहे होंगे तो वो ले रहे होंगे पॉजिटिव में, आप इसको नेगेटिव में कंसीडर नहीं करेंगे, आप इसको कंसीडर करेंगे पॉजिटिव में। रीजन सुन लीजिए, ऐसा क्यों है, क्योंकि आपकी जो डिस्टेंस है वो है स्केलर क्वांटिटी। अब मैं बात करूं कि स्केलर क्वांटिटी क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। स्केलर क्वांटिटी आपकी वो क्वांटिटी होती है जिसमें केवल रिक्वायरमेंट होती है आपके मैग्नीट्यूड की, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब बात करें कि मैग्नीट्यूड क्या है। मैग्नीट्यूड मीन्स योर फाइनल रिजल्ट, कि आपका फाइनल रिजल्ट क्या है। फाइनल रिजल्ट का मीन्स आपने कितने उसको, जो रिजल्ट आपका आप ले रहे हो उस रिजल्ट की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी। सपोज जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है और यहाँ से दिल्ली यानी कि बरेली से अगर दिल्ली की डिस्टेंस देखी जाए तो 252 किलोमीटर है। वो 252 जो आपका दे रहा है, 252 किलोमीटर जो दे रहा है वो आपका मैग्नीट्यूड है, उसमें हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो डिस्टेंस है। ठीक है, अगर आप मैग्नीट्यूड के साथ बात करने लगते हो डायरेक्शन की, कि सर मैग्नीट्यूड के साथ हमें डायरेक्शन भी चाहिए, तो अब वो स्केलर क्वांटिटी नहीं होगी, अब वो हो जाएगी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, फिलहाल अभी हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस अभी स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट में केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसलिए हमने कहा कि डिस्टेंस की जो डेफिनेशन होगी वो ये होगी कि द एक्चुअल पाथ लेंथ बिटवीन द टू पॉइंट दैट इज नोन एज द डिस्टेंस। ऐसा यूनिट इज डिस्टेंस मीटर। ठीक, डिस्टेंस आपका कंसीडर होगा पॉजिटिव में, नेगेटिव में कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी में केवल रिक्वायरमेंट होती है मैग्नीट्यूड की, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और मैग्नीट्यूड क्या होता है वो ध्यान से सुन लीजिएगा। मैग्नीट्यूड होता है इज योर फाइनल रिजल्ट, कि आपका फाइनल रिजल्ट कितना है, उसकी जो रिजल्ट आ रही होगी, जो रिजल्ट की वैल्यू आ रही होगी, दैट इज शो योर मैग्नीट्यूड। ठीक है,
बात करते हैं डिस्टेंस के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है। हमने कहा था कि द एक्चुअल पाथ लेंथ बिटवीन द टू पॉइंट दैट इज नोन एज द डिस्टेंस, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की, कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। आपका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो होगा तो डिस्टेंस ही, लेकिन वो डिस्टेंस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। इसमें जरूरत आपको पड़ेगी डायरेक्शन की भी और मैग्नीट्यूड की भी, क्योंकि इस पे आप दोनों चीजों को ही बताओगे। तो अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाती है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप बताओगे कि द डिस्प्लेसमेंट में बी डिफाइंड एज अ वेयर द डिस्टेंस इज मेजर एट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। आपका जो डिस्टेंस होगा उसको आप मेजरमेंट करोगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, दैट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। और इसकी एक सेकंड डेफिनेशन भी है जो आप बता सकते हो। आप कह सकते हो कि इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट इनिशियल एंड फाइनल, दैट इज ऑल्सो नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। आप ये भी कह सकते हो कि अगर दो पॉइंट्स आपके पास हैं और उन दो पॉइंटों के बीच इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, शॉर्टेस्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसकी जो डिस्टेंस होगी वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो आपका क्या कहला रही होगी, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट में आपका मैग्नीट्यूड और आपका डायरेक्शन दोनों की ही रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप डायरेक्शन की बात करते हो तो डायरेक्शन इसकी आपकी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, दोनों डायरेक्शन में हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो कैसे हो सकता है वो भी देखिए। सपोज मैंने आपसे कहा कि मुझे ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट पर जाना है और फिर बी पॉइंट से वापस लौट के ए पॉइंट पर आना है। तो जब मैं सपोज ए से बी गया तो मैंने डिस्टेंस तय कर ली है 5 मीटर, और जब मैं बी से ए लौट के आया तो डिस्टेंस तो मेरी 5 ही रही, लेकिन मेरी डायरेक्शन चेंज हो गई है। अभी मैं था पॉजिटिव में और अब मैं हो गया हूँ नेगेटिव में। अब आप मेरी दोनों वैल्यू को ऐड करके देखिए, जब मेरी इन दोनों वैल्यू को आप ऐड करेंगे तो +5 और -5 मिलके कितने हो गए, 0। दैट मीन्स आपका डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड है। इसलिए डिस्टेंस आपका 0 नहीं था क्योंकि वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं था। डिस्प्लेसमेंट 0 होगा क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड है। ठीक है, दूसरा यह है कि डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी। है तो डिस्प्लेसमेंट भी आपका डिस्टेंस ही, लेकिन पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। इसकी यूनिट भी वही होगी जो यूनिट डिस्टेंस की है, दैट मीन्स मीटर। इसकी यूनिट भी क्या होगी, मीटर ही होगी। ठीक है, हमने जो चीजें पढ़ी इस समय वो हमने पहले मोशन पढ़ा, उसके बाद हमने रेस्ट पढ़ा, हमने रेफरेंस पॉइंट पढ़ा, हमने डिस्टेंस पढ़ा, हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा। ठीक है, अब हम इसके बाद जो बात करने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट के बाद जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं टाइप ऑफ मोशन, कि मोशन के टाइप क्या होंगे, कितने टाइप का मोशन आपका होना है। आपका जो मोशन का टाइप होगा वो 2 टाइप से है। फर्स्ट आपका मोशन का जो टाइप आ रहा है वो है यूनिफॉर्म मोशन, और जो सेकंड टाइप के मोशन की हम बात करने वाले हैं वो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वो कौन सा होगा आपका, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, और इसका हमने नाम रखा है और वेरिएबल मोशन। आपको बता दें कि वेरिएबल का मीन्स क्या है, वेरिएबल का मीन्स होता है चेंज होना, और अगर हम चेंज हो रहे हैं तो इसका मतलब हम अपनी जगह पर फिक्स नहीं है। दैट मीन्स हम किसको लेके चल रहे हैं, वेरिएबल को। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की, बाद में बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की और वेरिएबल मोशन की। सबसे पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मीन्स होता है सेम। यूनिफॉर्म का मीन्स होता है सेम, और इस सेम की हम बात करने वाले हैं। ये जो हम सेम मोशन देख रहे हैं इसकी बात करने वाले हैं कि आखिर यूनिफॉर्म मोशन कैसे आता है और यूनिफॉर्म मोशन में होता क्या है। ठीक है, आपका यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होगा जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस को कवर करता है इक्वल टाइम पीरियड में। फिर ध्यान से लीजिएगा,
यूनिफॉर्म मोशन का मीन्स हुआ कि अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किसी डिस्टेंस को कवर तो कर रहा है, बट उस डिस्टेंस को कवर करने में उसको इक्वल टाइम लगे, यानी कि इक्वल टाइम पीरियड में वो इक्वली डिस्टेंस को कवर कर ले। इसका मतलब यह है कि यूनिफॉर्म मोशन आपका वो हो गया जो इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम पीरियड में शो ऑफ कर रहा होगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई कहता है कि डिस्टेंस और टाइम में यूनिफॉर्म मोशन के अकॉर्डिंग कैसा ग्राफ आएगा, तो आप खुद देखिए, जब डिस्टेंस में इंक्रीमेंट आ रहा है तो टाइम में इंक्रीमेंट आएगा, और जब डिस्टेंस में डिक्रीमेंट आएगा तो टाइम में आएगा। दैट मींस आपका ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। तो यूनिफॉर्म मोशन का जो आप ग्राफ ले रहे होगे वो कैसा आ रहा है? स्ट्रेट लाइन आ रहा है। ठीक है, तो फिर से ध्यान से सुन लीजिए टाइप ऑफ मोशन क्या है। टाइप ऑफ मोशन में आपका पहला जो मैंने लिखा है वो है यूनिफॉर्म मोशन। उस यूनिफॉर्म मोशन को आप कैसे बताएंगे, ध्यान से सुन लीजिए। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम पीरियड, दैट इज नोन एज द यूनिफॉर्म मोशन। वो कैसा मोशन होगा? यूनिफॉर्म मोशन। ग्राफ डिस्टेंस और टाइम में हम कैसा लेंगे? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन इसलिए लेंगे क्योंकि अगर डिस्टेंस में इंक्रीमेंट है तो टाइम में भी इंक्रीमेंट आ रहा है, और ग्राफ कैसा आपका आ रहा है? स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है। दूसरा, अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन और वेरिएबल मोशन की, कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन और वेरिएबल मोशन क्या होगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपका वो मोशन होगा जिसमें आपका कोई भी ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा होगा इक्वल टाइम पीरियड में। तो आप कैसे बताएंगे वो ध्यान से सुन लीजिए। नॉन यूनिफॉर्म मोशन और वेरिएबल मोशन may be defined as when any object cover unequal distance in equal time period, that is known as the non-uniform motion और variable motion। आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन और वेरिएबल मोशन वो मोशन होगा जिसमें आप किसी भी ऑब्जेक्ट की जो अनइक्वल डिस्टेंस है उसको किस में कवर करवा रहे हैं आप? इक्वल टाइम पीरियड में। अब आपका डिस्टेंस तो अनइक्वल हो गया बट टाइम आपका इक्वल है। अब बात करते हैं कि इसमें कैसा ग्राफ आएगा। इसमें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने बना दिया। स्ट्रेट फॉरवर्ड इसमें इसलिए बनाया कि दोनों साथ साथ चल रहे थे, बट इसमें दोनों साथ साथ चल नहीं रहे हैं। जब इसमें दोनों साथ साथ नहीं चल रहे हैं तो ग्राफ भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आएगा। आपका जो ग्राफ ऑब्टेंड होगा वो होगा कर्व नेचर में। अब वो ग्राफ देख लेते हैं डिस्टेंस और टाइम में आपका कैसा हो सकता है। आपका जो ग्राफ है वो ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, आपका जो ग्राफ है वो आपका इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि आप उसमें कौन सी वैल्यू को शो ऑफ करते हो। ठीक है, तो वही है कि जो आप ग्राफ लेना चाह रहे हैं डिस्टेंस टाइम का, वो आपने अलग अलग इसके अकॉर्डिंग इसको बना दिया है, और बनाने के बाद आपने इसकी वैल्यू को शो ऑफ कर दिया है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन और वेरिएबल मोशन भी हमने देखा कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन और वेरिएबल मोशन क्या है। हमने यूनिफॉर्म मोशन भी देखा, उसका ग्राफ भी हमने देख लिया है, दोनों के ग्राफिक्स हमने देख लिए हैं और उसको बता भी लिया है। ठीक है, अब हम इसके बाद अगर बात करना चाहें यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, ठीक, तो इसके बाद जब हम बात करेंगे टॉपिक की, तो वो टॉपिक आने वाला है आपका स्पीड। वो टॉपिक आएगा आपका स्पीड, क्योंकि हमने डिस्टेंस पढ़ लिया, हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया है, हमने मोशन के टाइप को पढ़ लिया है। तो अब जो हमारे पास आने वाला है टॉपिक वो कौन सा है? स्पीड है। ठीक, स्पीड जो किसी चीज की होती है वो दो चीजों पे डिपेंड होती है, क्योंकि जब आप कोई स्पीड तय करते हो तो उस स्पीड के साथ आपका एक प्रॉपर डिस्टेंस होता है और एक प्रॉपर आपका टाइम होता है। क्योंकि स्पीड में जब आप होते हो तो आप मोशन कर रहे हो, और अभी अभी हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि मोशन हमारा वो होता है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या करता है? मूव करता है। तो जब स्पीड की हम बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट तो मोशन में है, ये तो बात आपकी ठीक है, बट जो ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में होगा वो किन किन चीजों पे डिपेंड होगा? वो डिपेंड होगा दो चीजों पे, डिस्टेंस पे और टाइम पर। ठीक, तो जब आप स्पीड की बात करोगे तो आपके स्पीड का फॉर्मूला ये होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम बात करें कि स्पीड को आप एक प्रॉपर डेफिनेशन में कैसे दे सकते हैं, तब आपको क्या बताना होगा, जरा ध्यान से सुन लीजिए। आप बताएंगे
कि द स्पीड मे बी डिफाइंड एज इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस इन पर यूनिट टाइम टेकन। फिर ध्यान सुन लीजिए, अगर आपसे कहा जाए कि आप स्पीड को डिफाइन कर दीजिए, स्पीड आपने बता तो दिया कि स्पीड क्या होगा। अब स्पीड की अगर डेफिनेशन की हम बात करते हैं तो हमारा स्पीड किसी ऑब्जेक्ट का वो होगा जो कि डिस्टेंस और टाइम टेकन के रेशियो पे डिपेंडेबल है। यानी कि जैसे जैसे हम डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते चले जाएंगे, हमारी क्वांटिटी कौन सी निकल के आ जाएगी? स्पीड। ठीक है, तो जब हमारा स्पीड डिस्टेंस और टाइम का रेशियो होता है तो इसकी यूनिट क्या निकल के आएगी? यहां से डिस्टेंस की यूनिट हो गई आपकी मीटर और टाइम की यूनिट हो गई आपकी सेकंड। हमारी यूनिट आ गई मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। टाइम कैसी क्वांटिटी है आपकी? स्केलर। अगर ये दोनों क्वांटिटियां स्केलर हैं तो स्केलर से स्केलर को डिवाइड कर दिया मैंने, आंसर क्या आ गया? स्केलर। यानी कि स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। ठीक है, हमने देखा कि डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। हमने देखा टाइम कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। हमने स्केलर से स्केलर को डिवाइड कर दिया, आंसर क्या आया? स्केलर। तो स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। स्पीड जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, स्पीड जो है वो जीरो नहीं हो सकती। स्पीड आपकी निगेटिव भी नहीं हो सकती, क्योंकि स्पीड में भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। स्पीड में केवल रिक्वायरमेंट है मैग्नीट्यूड की। ठीक है, आपको स्पीड में ये नहीं बताना है कि नेगेटिव वैल्यू आ रही है या पॉजिटिव आ रही है, आपको शो ऑफ करना है कि स्पीड में आपका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है। आपको शो ऑफ करना है इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, डायरेक्शन की आपको बात नहीं करनी है। अगर आप बात करो तो स्पीड के भी टाइप है। ठीक, स्पीड का भी टाइप है। पहला स्पीड का जो आप टाइप लोगे वो आएगी आपकी यूनिफॉर्म स्पीड। टाइप ऑफ स्पीड की बात कर रहे हैं, ये पहला आएगा यूनिफॉर्म स्पीड। सेकंड आप बात करोगे ये आएगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड और वेरिएबल स्पीड। नंबर थर्ड आप बात करोगे तो आएगा आपका एवरेज स्पीड। नंबर थर्ड पे आप बात करोगे तब ये आएगा आपका एवरेज स्पीड। इन तीनों को जरा समझ लीजिए फटाफट कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है और एवरेज स्पीड आपके पास क्या है। यूनिफॉर्म जो आपने अभी मोशन पढ़ा था उसमें आपने ये बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम में कवर करता है तो यूनिफॉर्म मोशन वो था। ठीक, बट अब मैं बात करता हूं कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा भाई, अभी आपने जो यूनिफॉर्म मोशन बताया था वही यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक है, क्योंकि हम जब यूनिफॉर्म स्पीड की बात करेंगे तो डिस्टेंस और टाइम हमारे पास तो ऑलरेडी ही गिवन है, हमें कुछ नहीं करना, हमें बस ये कहना है कि यूनिफॉर्म स्पीड आपकी वो स्पीड होगी जिसमें आपका कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा होगा इक्वल टाइम पीरियड में। आप डेफिनेशन टर्म में बताएंगे यूनिफॉर्म स्पीड इज दैट स्पीड वेयर द ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम पीरियड। आपका यूनिफॉर्म स्पीड वो स्पीड होगा जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा होगा इक्वल टाइम पीरियड में। ठीक है, रही बात ग्राफ की, सामने बना हुआ है, यही ग्राफ आपका यूनिफॉर्म स्पीड का भी होगा। डिस्टेंस और टाइम में आप एक ग्राफ बनाएंगे, आपका ग्राफ स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। ठीक, दूसरी बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड की। आपकी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड वो होगी जिसमें आपका ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस को तय कर रहा होगा, किसमें? इक्वल टाइम पीरियड में। ठीक है, ग्राफ इसका भी हमारे पास बना हुआ है, ये ग्राफ बना हुआ है क्योंकि डिस्टेंस और टाइम यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे हैं। ग्राफ भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ग्राफ स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आएगा, ग्राफ आएगा कर्व में। ठीक है, कर्व शेप में आएगा। दूसरी बात करते हैं एवरेज स्पीड की। नाम से ही लग रहा होगा कि आपको यहाँ पे एवरेज लेना है और एवरेज का मीन्स होता है टोटल। ठीक है, तो जब एवरेज स्पीड की आप बात करते हो किसी भी चीज की तो एवरेज का मतलब होगा कि आपको ऐसे ऑब्जेक्ट दो लेने हैं जिन दो ऑब्जेक्टों का आप स्पीडों का एवरेज ले पाओ। सपोज आपके पास ए और बी दो ऑब्जेक्ट हैं, ए की जो आपने स्पीड निकाली है वो 5 मीटर पर सेकंड है, बी की स्पीड निकाली है वो 10 मीटर पर सेकंड है। आपने दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है, और उसमें अगर टाइम आपको लग रहा है 2 आवर का
दोनों को तय करने में, तब आप क्या करोगे कि टोटल जो आपकी डिस्टेंस है आप उसे ऐड कर दोगे और टोटल जो टाइम टेकन है आप उसे ऐड कर दोगे, आपकी एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी। तो एवरेज स्पीड होती क्या है? आपका एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन का रेशो। अगर कोई पूछ ले कि व्हाट इज एवरेज स्पीड क्या है, आप एवरेज स्पीड को बताएंगे द एवरेज स्पीड में बी डिफाइन एज इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम टेकन। आपका एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम टेकन का रेशियो होगा। नाउ अब अगला टॉपिक जो है हमारा वो है वेलोसिटी। हमने अभी स्पीड को पढ़ा क्योंकि स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड थी। अब हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है तो भाई डिस्प्लेसमेंट के लिए भी हमें बात करनी होगी। डिस्टेंस के लिए तो आपने कह दिया कि सर स्पीड उस पर डिपेंड थी, वो स्केलर थी, ठीक है, उसके मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट थी। और अब हम बात करने वाले हैं वेलोसिटी की कि वेलोसिटी क्या है। हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था और डिस्प्लेसमेंट पे आपसे कहा था कि डिस्प्लेसमेंट आपका वो होगा जिसमें आप डिस्टेंस को ही मेजर करोगे, लेकिन बच्चों डिस्टेंस को मेजर करने में आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, तभी आपका वो डिस्प्लेसमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अभी हम वेलोसिटी की बात करने वाले हैं। हमने स्पीड में कहा था बेटा कि डिस्टेंस और टाइम का रेशियो होता है, बट जब वेलोसिटी की हम बात करने वाले हैं तो वेलोसिटी जो होगी हमारी वो डिपेंड होगी पर्टिकुलर डायरेक्शन पे और विद मैग्नीट्यूड पे। तो इसका जो फॉर्मूला है वो ये होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हमने स्पीड की डेफिनेशन कैसे बताई थी वो भी देख लीजिएगा। हमने स्पीड की डेफिनेशन बताई थी कि द स्पीड में बी डिफाइन एज इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम टेकन, यही बताया था। अब हम बात करने वाले हैं वेलोसिटी की कि वेलोसिटी क्या होगा। आप बताएंगे द वेलोसिटी में बी डिफाइन एज इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन पर यूनिट टाइम टेकन ऑफ द ऑब्जेक्ट। फिर ध्यान सुन लीजिए, आप जब वेलोसिटी बताएंगे तो कैसे बताएंगे, ध्यान से सुन लीजिए। वेलोसिटी जो आपका होगा वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम टेकन का रेशियो होगा पर्टिकुलर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के साथ। आपका डिस्प्लेसमेंट जो आपका ऊपर चल रहा है इसमें आपका जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है वो दोनों की ही रिक्वायरमेंट इसमें होगी। तब आप कहोगे कि द वेलोसिटी में बी डिफाइन एज इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम टेकन। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी यूनिट क्या होगी। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर और टाइम टेकन की यूनिट सेकंड, यानी कि इसकी यूनिट भी क्या होगी, मीटर पर सेकंड। अब क्वेश्चन दिमाग में आता है कि सर आप स्पीड की भी यूनिट कह रहे हो मीटर पर सेकंड, सर आप वेलोसिटी की यूनिट भी कह रहे हो मीटर पर सेकंड, तो सर जी इसमें फर्क क्या है? इसमें फर्क यह है कि स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड डिपेंड है आपकी डिस्टेंस पर, बट वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी डिपेंड है आपकी डिस्प्लेसमेंट पर। आपकी स्पीड वहां पे जीरो नहीं हो सकती थी क्योंकि वहां डिस्टेंस था, बट आपकी वेलोसिटी जीरो हो सकती है क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ तो वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हुआ तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो जाएगी, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हुआ तो आपकी वेलोसिटी भी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो वेलोसिटी आपकी डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट और टाइम टेकन के रेशियो पर, इसीलिए हमने इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड तो सेम लिखी है, लेकिन बाकी चीजें हमने जो रखी हैं वो वेक्टर के अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पे बताया है। अभी हमने स्पीड के टाइप बताए थे, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और एवरेज। सेम बिल्कुल वेलोसिटी के भी वही तीन पार्ट होंगे। पहला पार्ट होगा आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी, पहला पार्ट कौन सा होगा आपका, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दूसरा पार्ट आपका होगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दूसरा पार्ट कौन सा होगा आपके पास, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और इसका दूसरा नाम है वेरिएबल वेलोसिटी, दूसरा नाम इसका है वेरिएबल वेलोसिटी। थर्ड आपके पास जो टर्म आएगी वो आएगी एवरेज वेलोसिटी, थर्ड जो टर्म आएगी वो कौन सी आएगी, एवरेज वेलोसिटी। अब ध्यान से देखिएगा आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है। अभी आपने बताया था यूनिफॉर्म स्पीड को कि कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम में कवर कर ले। अब आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या बताएंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आप ये बताएंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट कर ले, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कर ले इक्वल टाइम पीरियड में, वो आएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जो आपने अभी यूनिफॉर्म स्पीड बताया था उसमें आपने डिस्टेंस लिया था, बट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में डिस्टेंस मत लीजिएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में बोलिएगा
कि एनी ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम पीरियड दैट इज नोन एज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ग्राफ किस किस के बीच में आएगा? ग्राफ आएगा यहां पर आपका डिस्प्लेसमेंट के बीच में और टाइम के बीच में, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्योंकि आपका यहां पे जो मोशन है वो यूनिफॉर्म ही है। ठीक है, तो ध्यान से सुन लीजिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी आप कैसे बताएंगे? व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम पीरियड दैट इज नोन एज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ग्राफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी। आप बताएंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी में बी डिफाइन एज द व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम पीरियड। डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल होना चाहिए और टाइम पीरियड इक्वल होना चाहिए। ग्राफ आपका कैसा आएगा? कर्व आएगा डिस्प्लेसमेंट के बीच में और टाइम के बीच में। सही है। तीसरा है आपका एवरेज वेलोसिटी। अभी आपने बात की थी एवरेज स्पीड की, आपने कहा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब आप एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो आप कहोगे कि एवरेज वेलोसिटी आपकी वो होगी जिसमें आप टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे और टोटल टाइम टेकन निकाल देंगे। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी आपकी वो वेलोसिटी होगी जो कि डिपेंड होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन पर। ठीक है, तो हमने जो चीजें आज पढ़ी हैं स्टार्टिंग से वो आप देख लीजिए। हमने स्टार्टिंग में जो पढ़ा है एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं उसका, जो हमने आज टॉपिक पढ़े हुए हैं। उसमें फर्स्ट हमने पढ़ा था, सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था मोशन। मोशन की डेफिनेशन हमने क्या बताई थी? हमने कहा था व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूव विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज नोन एज द मोशन। ये हमने फर्स्ट टॉपिक बताया था। सेकंड हमने बात की थी रेस्ट की, कि व्हाट इज रेस्ट। हमने कहा व्हेन एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज नोन एज द रेस्ट। फिर हमने बात की थी रेफरेंस पॉइंट की। रेफरेंस पॉइंट क्या है? फिर से ध्यान से सुन लीजिए। रेफरेंस पॉइंट इज दैट पॉइंट विच इज शो द लोकेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन जो शो करने वाला है वही क्या होगा? रेफरेंस पॉइंट। फोर्थ हमने रेफरेंस पॉइंट के बाद पढ़ा था डिस्टेंस। डिस्टेंस मैंने आपको आज बताया द एक्चुअल पाथ लेंथ बिटवीन द टू पॉइंट्स दैट इज नोन एज द डिस्टेंस। इट इज द स्केलर क्वांटिटी। यह स्केलर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट मैंने मीटर बताई। ये जीरो नहीं हो सकता है, ये आपका नेगेटिव नहीं हो सकता है। इसमें मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर हमने बात की डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में मैंने आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट जो आपका है इसमें हम डायरेक्शन ही लेते हैं विद डिस्टेंस ही लेते हैं विद डायरेक्शन के साथ। तो डिस्प्लेसमेंट आप कैसे बताओगे? The displacement may be defined as the when any object distance is measured at a particular direction। और आप ये भी कह सकते हो it is the shortest distance between the two point initial and final। वेक्टर क्वांटिटी है, जीरो हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी? वो भी सुन लीजिए। वेक्टर क्वांटिटी आपकी वो क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों ही हो। व्हाट इज मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड मीन्स इज योर फाइनल रिजल्ट। आपका फाइनल रिजल्ट क्या है? दैट इज योर मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटी आपके पास क्या है? स्केलर क्वांटिटी और दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटी वो होगी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट आपको ना हो। फिर हमने पढ़ा था यहाँ पे जो 6 पॉइंट है, हमने टाइप ऑफ मोशन पढ़ा था। हमने फर्स्ट पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन और हमने सेकंड पढ़ा था आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सेकंड हमने पढ़ा था नॉन यूनिफॉर्म मोशन और वेरिएबल मोशन। हमने ये चीजें पढ़ी थी आज। हमने सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन में बात की थी व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम पीरियड दैट इज नोन एज द यूनिफॉर्म। फिर हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन और वेरिएबल मोशन में कहा था व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम पीरियड दैट इज नोन एज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हमने ग्राफ बनाया था डिस्टेंस और टाइम में यूनिफॉर्म के लिए वो स्ट्रेट लाइन था। हमने ग्राफ बनाया था डिस्टेंस और टाइम में किसके लिए? नॉन यूनिफॉर्म के लिए वो हमारा कैसा था? कर्व था।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस हमारी इक्वल नहीं थी, अनइक्वल थी, अनइक्वल, टाइम इक्वल था। ठीक है, उसके बाद फिर हमने बात किया था इसके बाद स्पीड का, कि स्पीड क्या होता है। मैंने कहा कि मेरा जो स्पीड है वो दो चीज़ों का रेशियो होगा, डिस्टेंस का और टाइम का। दो चीज़ों का रेशियो होगा, डिस्टेंस का और टाइम का। डेफिनेशन मैंने बता दी थी कि स्पीड इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम टेकन ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्पीड वो होगा जो डिस्टेंस और टाइम के रेशियो से ऑब्टेंड होगा। मैंने टाइप इसके बताए थे, मैंने इसका टाइप बताया था यूनिफॉर्म स्पीड आपको। उसके बाद मैंने इसका टाइप सेकंड बताया था नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसका टाइप मैंने आपको बताया था कि ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। और इसका दूसरा नाम मैंने आपको बताया था वेरिएबल स्पीड। उसके बाद मैंने इसका थर्ड पॉइंट आपको समझाया था एवरेज स्पीड। मैंने कहा था कि टोटल डिस्टेंस ले लीजिए और टोटल टाइम टेकन ले लीजिएगा, वो आपका एवरेज स्पीड हो जाएगा। ग्राफ बिल्कुल सेम होंगे आपके बने हुए हैं, जो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ हैं वही आपका यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए ग्राफ आएगा। फिर हमने बात करी थी अभी वेलोसिटी की, कि वेलोसिटी क्या होगा। वेलोसिटी रेशियो होगा डिस्प्लेसमेंट का। वेलोसिटी जो है वो रेशियो होगा डिस्प्लेसमेंट का और टाइम का। किस किस का रेशियो होगा? डिस्प्लेसमेंट का और टाइम का। इसके भी यही तीन पार्ट होंगे और इन तीन पार्टों के जो नाम हैं वो ये हो जाएंगे। पहला हो जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। दूसरा हो जाएगा बच्चे कौन सा? इसका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सेकंड हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी। सेकंड इसका नाम है वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल इसलिए बोल रहा हूं कि चेंज होता ही है, ठीक है। अगर कोई पूछता है कि वेरिएबल क्यों लिख रहे हैं आप, तो वेरिएबल का मतलब ही चेंज होता है। मैथ में वेरिएबल लेते होगे ABC, उनकी वैल्यू हर बार चेंज आती है, इसलिए वेरिएबल बोल रहे हैं। तीसरा थर्ड वाला पॉइंट है वो है एवरेज वेलोसिटी। इसकी भी बात हमने की थी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये हमने टॉपिक आज कंसीडर किए हैं इतने, और ये सारे टॉपिक हमने दोबारा से इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है, समझा भी दिया है, ठीक है। अगर आपको इस टॉपिक अगर अच्छे लगे हो और टीचिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। मैं और भी टॉपिक्स पे लाता रहूँगा बाद में। थैंक यू वेरी मच।